नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपना जो ये बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि लगभग 60% कोर्स है जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड रहता है। क्योंकि जैसे कि हम रचनाएं पढ़ते हैं, रचनाओं में भी रचनाकारों से संबंधित ही इतिहास रहता है। इतिहास में उनकी रचनाएं, किस रचनाकार की कितनी रचनाएं, उसका जन्म काल क्या है, उसके द्वारा लिखी गई कोई सी रचना का समय क्या है आदि कुछ पूछे जाते हैं। तो वो सब एज ए इतिहास और रचनाएं एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है दोस्तों। तो हमारा ये टॉपिक जो चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट है। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि अपने सभी मित्रों को जोड़े और आप फ्री में अपना संपूर्ण जो हिंदी का कोर्स है अपने रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पढ़े दोस्तों। और जैसा कि अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में इस समय जो टॉपिक चल रहा था वो था नामकरण और काल विभाजन। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में 3 विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के साथ साथ जो काल विभाजन और नामकरण का कार्य किया गया उसको भी हमने पूर्व कक्षा में डिस्कस कर लिया था। जैसा कि आपको पता है कि जो अपने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन करने वाले विद्वान गारसादे तासी थे, उनके द्वारा भी हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। उसी प्रकार उनके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया शिव सिंह सेंगर जी ने, उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण और काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। उसके बाद अपने जो तीसरे नंबर पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को साथ साथ लेखन में नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया, लेकिन उनका जो काल विभाजन था वो अव्यवस्थित था। नामकरण जो किया वो भी थोड़ा अव्यवस्थित था। उन्होंने पूरे जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में अलग अलग विभाजित कर दिया था, तो वो थोड़ा विस्तृत था और उसमें कई सारी त्रुटियां थी। हालांकि वो प्रथम प्रयास था इसलिए ये सब हुआ। उसके बाद अपने मिस्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य किया, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन नामकरण का बड़ा ही सुव्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया है दोस्तों। उनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 5 भागों में, जबकि कुल टोटल उन्होंने 8 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया। इसी क्रम में सबसे सही और सटीक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के साथ साथ काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और उन्होंने विधेयवादी पद्धति के माध्यम से जो नामकरण और काल विभाजन किया, उन्होंने प्रत्येक काल के 2-2 नाम प्रस्तुत किए। और वो उनका एक ऐसी शैली थी, ऐसा तरीका था कि उनके बाद के कवियों ने ले देकर ये न प्रकार थोड़ा बहुत हेर फेर करके उन्हीं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उसी का अनुसरण किया है दोस्तों। लेकिन हम जो और प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन किया है, नामकरण किया है, उन पर और डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनसे कई बार आपके भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के विद्वानों का जो काल विभाजन है, नामकरण है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारा जो चौथा पॉइंट है, चौथे विद्वान है जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, वो थे दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में ये भी डिस्कस कर लिया है कि डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा हैं, उनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उनकी उस रचना का नाम था दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इतिहास पुस्तक लिखी थी, जो रचना की, उसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा था दोस्तों। तो वो 5 भाग हम देखते हैं। पहला था इनके द्वारा जो इतिहास वर्णन किया गया उसमें संधि काल। इन्होंने पहले काल को नाम दिया था संधि काल। इनका मानना था कि उस समय कुछ अपभ्रंश की रचनाएं, कुछ प्राकृत की रचनाएं और कुछ हिंदी की रचनाएं लिखने का प्रयास हो रहा था, तो वो एक एज ए संधि काल था। तो इसलिए इन्होंने विक्रम संवत 750 से 1000 तक के
समय को संधि काल नाम से पुकारा दोस्तों। और उसके बाद जब 1000 से और 1375 तक का जो समय था उसको इन्होंने नाम दिया चारण काल, क्योंकि इनका मानना था कि उस समय राजा महाराजाओं के आश्रय में जितने भी विद्वान कवि या चारण भाट होते थे उनके द्वारा ही उनकी वीर गाथाएं रचनाएं लिखी गई। तो इस समय को यानी कि 1000 से 1375 का जो समय है विक्रम संवत, इसको आप चारण काल नाम देते हैं, जो कि उपयुक्त ही ठहरता है। इसी क्रम में फिर इन्होंने सभी जो आगे के कालों का नाम है वो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही अपना लिया, और समय काल भी वही था। जैसे आगे का भक्ति काल नाम दिया जो विक्रम संवत 1375 से और 1700 तक का इन्होंने समय बताया उसका, क्योंकि इस काल में भक्तिपूर्ण रचनाएं अधिक लिखी गई। इसी क्रम में अगला जो चौथा नामकरण दिया इन्होंने नामकरण किया वो था आपके रीति काल, और रीति काल जिस विक्रम संवत 1700 से 1900, जैसा कि इस काल में राजाओं को खुश करने के लिए या लक्षण ग्रंथ आदि लिखने में विद्वानों ने अपना समय लगाया। इसी क्रम में अपना जो पांचवा नामकरण है या काल विभाजन किया उसमें, तो पांचवा नाम दिया इन्होंने आधुनिक काल, विक्रम संवत 1900 से और अद्यतन यानी अब तक का समय इसके तहत लिया जाता है। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास है ये लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है। बस प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, इन्होंने प्रथम काल के 2 पार्ट कर दिए जिसमें संधि काल और चारण काल नाम दिया था। तो हम देखते हैं इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा है। इन्होंने 5 कालखंडों में विभाजित कर दिया था इनके द्वारा, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा ऐसा किया गया। उन्होंने लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन नामकरण को ही अपनाया, बस प्रथम काल के नामकरण को इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। इसी क्रम में अब जो 5वें विद्वान जिन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया वो आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जैसा कि हम सबको विदित है कि ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन नामकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो भी मान्यताएं जो भी विचार प्रकट किए उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया, जिनमें उनके वहां कमियां थी त्रुटियां थी उनका। तो ये सबसे बड़े आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जिन्होंने खुलकर उनकी जो कुछ ऐसी विशेषताएं या ऐसे लक्षण उन्होंने बताए जो उस काल के अकॉर्डिंग या उस काल के अनुसार नहीं थे, उनका इन्होंने अपने तरीके से विरोध किया। तो आइए इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के, जैसे कि हम पूर्व कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। उनमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य के ऊपर इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। तो उसी क्रम में अपना यहाँ आज जो इनकी रचना हम डिस्कस करते हैं वो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई वो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और इसमें इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का जो काल विभाजन और नामकरण किया, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था वो था आपके हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसमें उन्होंने जो पहला हिंदी साहित्य का काल है उसके नाम के परिवर्तन को लेकर देखिए, इन्होंने सबसे सही और सटीक नाम दिया है आदिकाल। आदिकाल यानी प्रारंभ का काल, जिसका समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है। फिर दूसरा काल भक्ति काल, जिसका समय 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी माना है। फिर तीसरा रीति काल, जिसका समय 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और आधुनिक काल, जिसका समय इन्होंने 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी माना है। तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया वो ईस्वी सन में और सबसे सटीक और ठीक तरीके से किया। इनका नामकरण है वो भी प्रथम नाम के मतभेद को लेकर बाकी सभी नाम आचार्य शुक्ल के अनुसार ही है। आचार्य द्विवेदी के द्वारा भी
शुक्ल के काल वर्गीकरण में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में वर्गीकृत किया गया है। यानी इनके द्वारा भी थोड़ा बहुत हेर फेर करके आचार्य शुक्ल के अनुसार ही काल विभाजन है। फिर अपने अगले विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन बड़े ही सही और सटीक तरीके से किया है, वो है अपने गणपति चंद्रगुप्त। तो दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा। तो देखिए इन्होंने शुरू के काल को प्रारंभिक काल नाम दिया दोस्तों, जिसका समय 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल के 2 भाग जैसे कि इन्होंने किए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल का समय 1600 ईस्वी से और 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का जो समय 1857 ईस्वी से और अब तक लिया इन्होंने। दोस्तों इनका जो काल विभाजन है वो अपने आप में इसलिए विशेष है क्योंकि इन्होंने जो आपके गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा है। प्रारंभिक काल के और मध्यकाल का जो साहित्य उसे 3 भागों में विभाजित किया। जो इनका एक तरह से हमेशा जो काल विभाजन किया जाता है उसमें एक नवीन प्रयास था, नया प्रयास था इनका। जैसे कि धर्म आश्रय में रचित साहित्य, राज्य आश्रय में रचित साहित्य और लोक आश्रय में रचित साहित्य। इन्होंने इस प्रकार प्रारंभिक और मध्यकाल को 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया। धर्म आश्रय में रचित साहित्य यानी कि वो साहित्यकार जो धर्म के आधार पर या कई मंदिरों में, मस्जिदों में आदि में रहकर और धार्मिक चर्चा करते और उसके आधार पर रचनाएं करते, वो धर्म आश्रय में रचित साहित्य था। जैसे आपके संत साहित्य, जैसे पौराणिक रीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा। इस प्रकार धर्म आश्रय में रचित साहित्य को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। इसी क्रम में राज्य आश्रय में रचित साहित्य में मैथिली गीति काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, ये इनकी राज्य आश्रय में रचित साहित्य था। दोस्तों राजाओं के आश्रय में रहने वाले विद्वान कवियों द्वारा लिखी गई रचनाएं, और लोक आश्रय सांसारिक जीवन को जीते हुए, संसार की हर क्रियाकलाप में भाग लेते हुए जो लोक आश्रय के साथ रचनाएं की गई, वो लोक आश्रय में रचित साहित्य कहलाया। जिसमें आपकी रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा आती है, जो मनोरंजन के लिए लिखी गई और जो स्वतंत्र रह के लिखी गई। रोमांस में श्रृंगारिक आदि काव्य परंपराएं जैसे ढोला मारू का दुहा आदि आते हैं। स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपराओं में अपने स्वतंत्र जैसे अमीर खुसरो की पहेलियां आदि अन्य रचनाएं आती है। तो ऐसे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है दोस्तों, उनके द्वारा उसमें एक नवीन प्रयास किया गया और ये बहुत ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हिंदी साहित्य का प्रयास था। हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण का प्रयास मानते हैं दोस्तों। इसी क्रम में 7वें विद्वान जो आते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो थे डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। इन्होंने भी आदिकाल प्रारंभिक काल को नाम दिया जो 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक का समय था। फिर इन्होंने भक्ति काल नाम दिया दूसरे काल को, जिसका 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक का समय था। और तीसरा रीति काल नाम दिया जो 17वीं सदी से और 19वीं सदी के मध्य तक का समय था। और इसी क्रम में इन्होंने अगला जो काल नाम दिया वो था आधुनिक काल, जो 19वीं सदी के मध्य से और अद्यतन आज तक का माना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में अलग अलग बांटा। इन्होंने आधुनिक काल का, यानी कि जैसे यहाँ गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक और मध्यकाल के तीन भाग अलग अलग किए, उसी क्रम में इन्होंने आधुनिक काल को भी अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया दोस्तों।
पहला है भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, जिसका समय 1857 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक इन्होंने लिया। पहला लिया था भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, पुनः जागृत होना, जिसमें इन्होंने समय लिया है 1857 की जो क्रांति थी उससे और 1900 ईस्वी तक का। इसके बाद द्विवेदी काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी तक इन्होंने लिया। इसी क्रम में छायावादी युग या छायावाद का काल है, इसका समय 1918 से 1938 ईस्वी तक इन्होंने लिया। नगेंद्र द्वारा जो इतिहास वर्णन किया गया है, नामकरण और काल विभाजन, वो सटीक था। और फिर छायावादेतर, छायावाद के जो काल है उनका समय 1938 से प्रारंभ मानते हैं ये, जिसमें आपके प्रगतिवाद प्रयोगवाद का काल जो 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक आता है। इसके बाद आपके नवलेखन या नई कविताओं का काल, जिसका समय 1953 से और अब तक का माना जाता है। तो इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके द्वारा जो आधुनिक काल का जो विभाजन किया वो बहुत ही सटीक और उचित प्रकार से किया गया था दोस्तों। तो इनके द्वारा ये नवीन प्रयोग किया गया, आधुनिक काल को लेकर इनका जो काल विभाजन था वो बहुत ही अच्छा और उत्कृष्ट था। बाकी के काल विभाजन हम पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में शुक्ल के बाद के विद्वानों ने भी अच्छी पहल की और उनके द्वारा उसमें कुछ नया जोड़ा गया, कुछ नया बताया गया और हेर फेर करके उन्होंने कुछ मान्यताएं शुक्ल द्वारा दी गई थी उनको यथातथ मान लिया था। तो इस प्रकार हमने कुछ विद्वानों का और यानी कि हमने लगभग जो पहले 3 विद्वानों का विचार विमर्श किया था, उसके बाद आज हमने ये 4 विद्वानों के और काल विभाजन को समझा है दोस्तों। आगामी कुछ और विद्वान बचे हुए जिनका काल विभाजन भी उत्कृष्ट श्रेणी में लिया जाता, उन पर और हम विचार करेंगे अपने काल विभाजन और नामकरण इस टॉपिक के तहत ही। तो दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है, जो फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो आपको अच्छे और उचित लग रहे होंगे और आप ढंग से पढ़ रहे होंगे। और कोई भी समस्या है आपको पढ़ते समय, अन्य और कोई टॉपिकों से, व्याकरण है, काव्य शास्त्र, इतिहास या कहीं से भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट से आप उसे पूछ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप भी अच्छा पढ़ें और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।